अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टडीज कैसी जा रही? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा? साथ साथ आप चल रहे हैं, कोई दुश्वारी तो आपको नहीं आ रही इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स? मेरा ख्याल है जिस सिंपल अंदाज में हम चल रहे हैं आपको कोई डिफ़िकल्टी होनी तो नहीं चाहिए। एनीवे, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जो बात की गई है उसको दोबारा आपसे डिस्कस किया जाए, ताकि अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, वो एड्रेस हो जाए। आई सपोज दैट बाय नाउ यू विल बी मोर कंफर्टेबल, कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी कर लिए हैं और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इट विल बिकम मोर कंफर्टेबल फॉर यू। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारा तरीकाकार है, लास्ट लेक्चर को देख लेते हैं। इस रिकैप से ये फ़ायदा होता है कि आपने लेक्चर सुना, उसके बाद आपने उसको पढ़ा, उस दौरान आपके कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर एड्रेस हो जाते हैं, वो आपकी डिफ़िकल्टीज दूर हो जाती। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। पहली बात यह है कि रेजिडेंशियल स्टेटस का टैक्सेशन से ताल्लुक क्या है, तो कहाँ का रहने वाला है ये समझ लें। रेजिडेंशियल स्टेटस से उसको कैसे टैक्स करना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का रेजिडेंट है, शहरी कोई ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली जब हम रेजिडेंट, इंडिविजुअल और कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, तो आप देखेंगे उन्हें जब डिफाइन करते हैं, और जैसा कि हम कर चुके हैं लास्ट टाइम, तो सिटीजनशिप से बढ़कर रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। लेकिन इफ द रेजिडेंशियल स्टेटस चेंजेस, वन इज द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तो उससे टैक्सेशन के रूल्स जो एप्लीकेबल होते हैं ऑन द रेस्पेक्टिव पर्सन और इंडिविजुअल, वो चेंज हो जाते हैं। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत इस वजह से है, इसको समझने की ज़रूरत इस वजह से है कि हम रेलेवेंट रूल्स को प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। तो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात, जैसे कि मैंने आपको बताई कि रेजिडेंशियल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विद योर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे आप आगे डेफिनेशंस आपने देखी, मजीद मैं आपसे डिस्कस करता हूं तो आपको ये बातें क्लियर होती जाएंगी कि इसका सिटीजनशिप या नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स लॉज, ये मैं वजाहत करता चलूं। आपकी कोई स्टडीज पॉलिटिकल साइंस की हो, वहां पर नेशनैलिटी और रेजिडेंस विल हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ द टैक्स लॉज, रेजिडेंशियल स्टेटस में सिटीजनशिप और नेशनैलिटी इज नॉट दैट मच रेलेवेंट। तो स्टूडेंट्स, पहली डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट कह लीजिए विद रिगार्ड टू द रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन। इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं थी, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 80 में इन डिटेल आप पढ़ चुके हैं। अगर वो आपके जहन में है तो वो पर्सन रेजिडेंट पर्सन कब होगा, ये बात यहां पर बताई गई। पर्सन में जैसे आपने देखा था, पर्सन में बी एन इंडिविजुअल, पर्सन में बी ए कंपनी, पर्सन में बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, AOP जिसे हम कहते हैं। फॉर अ ईयर, ईयर से मुराद टैक्स ईयर, और द फेडरल गवर्नमेंट, ये हमने पर्सन में पढ़ा था। यहां हमने ये देखना है कि ये जो पर्सन है, इसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन है, रेजिडेंट कंपनी के क्या स्कोप है, उसकी क्या डेफिनेशन है, रेजिडेंट AOP क्या है, ये चीजें मैंने आपको बताई। और एंड फेडरल गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेजिडेंट पर्सन। आपको याद होगा कि जब पर्सन की डेफिनेशन आपने देखी, फेडरल गवर्नमेंट वाज क्लासिफाइड एज ए पर्सन,
अब यहां पर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की बात नहीं सुन रहे, ये पर्सन में भी नहीं था। वेयर लोकल अथॉरिटी एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर प्लेस्ड, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। यू मस्ट नो दैट। आपका जो स्टडीज हैं, जो आपका नॉलेज है, वो आपने अप्लाई करना है, उसको याद रखना है। और जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, you will not be able to apply. Where provincial government and local authorities were placed, जब पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 80 में पढ़ी थी। Yes, you rightly remember, those were classified as company. तो ये रेजिडेंट पर्सन में ये सब हैं। अब इन्हें हम देखते हैं फर्दर। रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन? रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। इस पर एक एक्सरसाइज भी हमने शुरू की थी, ताकि आप, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जहां भी आप पढ़ेंगे, हमारी जो भी स्टडीज होंगी, दोज विल रिवॉल्व अराउंड दीज पर्संस। तो ये कॉन्सेप्ट्स, पर्संस, रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होगा? आपको बताया था, and that's very simple. A resident individual will be a person, will be rather an individual. वो individual होगा who stay in Pakistan in the relevant tax year is 183 days or more, or he is an employee or official of the federal or provincial government. So students, this definition looks to be very simple, but when the time comes to apply this definition to practical situation, that is where your knowledge is tested. तो ये देखने में, सुनने में आप कहेंगे जी बड़ी आसान सी बात है, 183 डेज स्टे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, इफ ही इज पोस्टेड अब्रॉड, ही इज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब आपने देखा यहां ये नहीं कहा कि स्टे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का होगा, और द पाकिस्तानी पर्सन विल बी रेजिडेंट पर्सन। एनीबॉडी, एनी इंडिविजुअल who stays in Pakistan in a tax year for 183 days or more, he is a resident individual. If an official or employee of a federal or provincial government, he is not in Pakistan, he is posted abroad, he doesn't stay for a single day in Pakistan, he is still a resident person. पाकिस्तान में एक दिन नहीं रहा, बाहर उसको पोस्ट आउट कर दिया गया है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि ही मस्ट बी द एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। उसके बाद हमने रेजिडेंट कंपनी की बात। रेजिडेंट कंपनी में आपने देखा कि एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ ऑफ पाकिस्तान, दैट इज द रेजिडेंट कंपनी। इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, उसकी फॉर्मेशन पाकिस्तान के किसी लॉ के तहत हुई, दैट इज द रेजिडेंट कंपनी। और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ दैट कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। इस पर आपने जोर देना है, होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, एंड दैट इज होली इन पाकिस्तान, दैट विल आल्सो बी रेजिडेंट कंपनी। तो रेजिडेंट कंपनी आपने देखा, रेजिडेंट इंडिविजुअल आपने देखा, उसके बाद हमने आपको रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्संस के बारे में बताया। रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो बात जोर देकर कही गई है, वो यही है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपनी में दैट इज होली सिचुएटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। लेकिन यहां पर कुछ फर्क, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस,
the control and management of the affairs of the association of persons must be situated in Pakistan wholly or partly. ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की बात हुई। उसके बाद जो बात की थी, बल्कि रेजिडेंट पर्सन के साथ एक बात और मैं ऐड करता चलूं, रेजिडेंट पर्सन के साथ हमने ये भी देखा था कि नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होता है। द डेफिनेशन वाज वेरी सिंपल, अ पर्सन हु इज नॉट ए रेजिडेंट पर्सन इज ए नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये सब सेक्शन 2 में आपको मिलेगी, सेक्शन 81। अब ये डेफिनेशन देखकर याद करना भी बड़ा आसान है, आप बहुत खुश होंगे। लेकिन जब आपको तयन करना पड़ेगा, आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा whether a person is a resident or non-resident, you must know what are the requirements for a person to be resident. वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम डिटर्मिनेंट्स, वो तमाम जरूरी चीजें जो किसी पर्सन को रेजिडेंट पर्सन के लिए क्वालिफाई करते हैं, उन सब को आप स्क्रूटिनाइज करेंगे, उनको आप देखेंगे। अगर वो चीजें किसी पर्सन में नहीं है तो देन दैट पर्सन विल बी नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो यू मस्ट नो एंड यू मस्ट बी एबल टू डिटरमिन आफ्टर गोइंग इनटू माइन्यूट डिटेल्स। तो ये दैट्स वेरी सिंपल, looks very simple, but it's not so simple when the time of the application comes. So students, now we come to the determination of the residential status of an individual. You have understood who is a resident individual. Now in practical situations, how this status is determined. Last time we had gone through an example. एक एक्सरसाइज आपने देखी थी, वो मैंने आपको सॉल्यूशन तो उसको सारा नहीं बताया था, लेकिन काफी हद तक डिस्कस कर ली। दैट वाज अप टू यू टू गो थ्रू इट। एनीवे, आप अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और देखिए कहाँ तक वो सही। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 का जो ए पार्ट था, लास्ट टाइम हम उसे देख रहे थे, उसमें आपने देखा मिस्टर हनीफ विजिटेड पाकिस्तान ऑन 1 अगस्त 2004। और इससे भी पहले मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आपने कोई टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है या कैलकुलेशंस करनी, दैट हैज एन एक्सेस टू ए टैक्स ईयर। तो यहाँ आप सबसे पहले देख रहे हैं कि टैक्स ईयर 2005 के लिए हमने देखना है whether Mr. Hanif is resident or non-resident. तो पहला काम आप ये कीजिए, टैक्स ईयर 2005 और उसके साथ ही उसका अकाउंटिंग पीरियड लिख लीजिए। दैट अकाउंटिंग पीरियड दैट इज रेलेवेंट टू टैक्स ईयर 2005, उसे ही आपने देखना है। उससे बाद या उससे पहले का अगर कोई स्टे है, दैट विल नॉट बी काउंटेड। तो ये तो आपको याद होगा कि टैक्स ईयर 2005 का अकाउंटिंग पीरियड क्या है। That's right. It is 1st July 2004 to 30th June 2005, ये पीरियड। अब हम आगे चलते हैं। मिस्टर हनीफ विजिटेड पाकिस्तान ऑन 1st August 2004 and he stayed in Pakistan for 7 days. यहाँ दिया हुआ है उन्होंने आपको। And then he left for Singapore. तो आप लिख लीजिए अगस्त, you will have to write each and every month, और उसके साथ आपको काउंट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ डेज। अगस्त आप लिखिए, अगस्त के आगे 7 डेज। उसके बाद he again came back to Pakistan on 16th February. फरवरी के 28 डेज होते हैं, that you know. The 16th February will be included, so these will be the 13 days. Now राइट February 2005, February 05 आप लिख लीजिए, उसके आगे 13 डेज एंड स्टेड टिल 20th June. मार्च, उसके आगे आप लिखिए, यू नो दैट इज 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज,
and June. The stay is till 20th June. So his stay in Pakistan in June is for 20 days. Against June you write 20 days. Now add it up. ये मेरा ख्याल है 132 डेज आने चाहिए. आप इसे चेक कर लीजिए. अगर 132 डेज आते हैं तो आंसर आपका क्या होगा? यहां आंसर से मुराद है कि वेदर मिस्टर हनीफ इज द रेजिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेजिडेंट, ये आपने डिटरमिन करना है. तो ये हाउ यू वुड रेस्पॉन्ड. And you will also have to give the reason for that. It's not sufficient to say that he is resident or non-resident. I would like you to give the reason for that so that I may understand that you have comprehended the concepts which have been explained to you. तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने not only to give the answer but also give the reason and rationale and logic for that. तो यहां पर आप बताइए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. दैट्स गुड. ही इज नॉन रेजिडेंट. सो फार इट्स वेरी गुड. बट यू विल ऑल्सो हैव टू टेल मी व्हाई ही इज नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट वो इस वजह से है कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्टे that should be 183 days or more. Since the stay is less than 183 days. And secondly, अगर मिस्टर हनीफ कोई एम्प्लॉय होता फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, and that would have been, and he would have been posted abroad, he would have been resident individual even then without staying a single day in Pakistan. Mr. Hanif is non-resident individual for tax year 2005 due to the reason जो अभी आपको दिया गया. Now we move on to the part B. ये आप देखिएगा part B में पहले आप इसे देख लीजिए. What is that exercise? Mr. Sajjad, an employee of federal government at London, he stayed in Pakistan from 1st September 2003 to 20th November 2003 for rest of the period pertaining to tax year 2004 and tax year 2005. His stay was in London. ये जो बात है इसे आप समझ लीजिए. मिस्टर सजाद एन एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एट लंदन. इट मीन्स ही इज पोस्टेड एट लंदन. वो लंदन में उसकी पोस्टिंग है, वो लंदन में है. तो अब आप यहां पर डिटरमिन कीजिए कि मिस्टर सज्जाद का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा. जी, नोट्स बुक आपने निकाल लें. स्टार्ट वर्किंग. हाँ जी, यहाँ पे वर्किंग वो नहीं होगी जो हम लास्ट एक्सरसाइज में करते आए. कहीं आप शुरू हो जाएं कि मंथ लिखें और हर मंथ के डेज लिखते जाएं. ये आपको मंथ के डेज मालूम करने का आपका टेस्ट नहीं. आई नो यू ऑल नो दैट हाउ मैनी डेज आर इन ए मंथ. ये मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ना मैं आपको समेशन सिखा रहा हूँ कि आप 4-5 जो हैं एंट्री कीजिए, कोई नंबर्स लिखिए और उनको ऐड कर लीजिए. दैट इज नॉट द पर्पस. द पर्पस ऑफ दीज एक्सरसाइजेज आर that what you have studied, can you apply those in real life situation? जी, तो यहां पर क्या करना है? इन्हें करने से पहले what is required? You will have to go back to the definition. Okay, you need not to go back. You have just to think over it. That is stored in your mind. वो concepts जो हैं अब तक आप का हिस्सा बन चुके होंगे. आप जो भी आपके ने अभी तक सोचा है, आपने देखा है, आपने समझा है, those are part of you. So you have to just think over it. So students, आप जहन में लाइए डेफिनेशन रेजिडेंट इंडिविजुअल की, और
इसका तक पहुंचना, इसको समझना वो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। देखिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल में दो चीजें थी। फर्स्ट पार्ट वाज नंबर ऑफ डेज, द स्टे इन पाकिस्तान मस्ट बी 183 डेज और मोर। दूसरी बात थी, irrespective of stay in Pakistan, if an individual is the employee or official of the federal or provincial government and he is posted abroad, he will also be resident individual. तो ये जो दूसरी बात हमने की है वो यहाँ अप्लाई होगी। You have not to calculate anything, you have just to write. Since Mr. Sajjad is an employee of the federal government and during tax year 2005 he was posted abroad, he was in London and posted abroad by the federal government, so according to law he is a resident individual. तो यहाँ पर रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा irrespective of state. यहाँ पर आपने देखा है during the tax year 2004, during the entire tax year 2005, his stay was in London. He was not in Pakistan for a single day, but still he is the resident individual. तो यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट पर्सन का स्कोप क्या है. It has nothing to do with the citizenship or nationality. वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिटीजनशिप का, मैं उनकी निगेशन नहीं कर रहा. नेशनैलिटी बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन ये सिर्फ टैक्स लॉज की बात मैं कर रहा हूँ कि टैक्स लॉज के लिए नेशनैलिटी और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है. ये इनकम को टैक्स करना है, इसमें नंबर ऑफ डेज की बात है. इसमें अगर कोई एम्प्लॉई है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो उस इफ इज पोस्टेड अब्रॉड तो वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल. ये दो चीज़ें देखी गई. इसी तरह आप देखेंगे रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी, वहाँ पर ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात है, इनकॉर्पोरेशन की बात है. देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज रेजिडेंट एओपी एंड रेजिडेंट कंपनीज आर कंसर्न. सो स्टूडेंट्स, अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू एक्सरसाइजेस आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते. ये भी एक्सरसाइजेस रेजिडेंट इंडिविजुअल के बारे में आप देखिए, एंड यू हैव टू वर्क इट आउट, और आपने मुझे बताना है. दिस इज पार्ट सी ऑफ एक्सरसाइज 1. मिस्टर एक्स केम टू पाकिस्तान ऑन 1st April 2004 फॉर द फर्स्ट टाइम and left the country on 30th September 2004. तो आप कहाँ से स्टार्ट लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टैक्स ईयर. टैक्स ईयर 2005, अकाउंटिंग पीरियड 1st July 2004 to 30th June 2005. अब आप अपनी कैलकुलेशन शुरू कीजिए. आपने 1st April 2004 को फर्स्ट टाइम हुआ है and left the country on 30th September 2004. तो कहाँ से आप कैलकुलेशन शुरू करें? यहाँ पर एक टेस्ट है आपका, and you have to qualify that test. तो बार बार वही बातें हो रही हैं और आप सोच रहे होंगे ये सब बड़ा आसान है, टैक्स ईयर रोज हमें बता देते हैं, पर्सन बता देते हैं, लेकिन असल इनकी एप्लीकेशन कि अभी हम 2 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं, तीसरी भी वही बता दी. ये बहुत आसान, ये आसान बहुत है, लेकिन वो आसानी मैंने आपकी हल कर दी है, लेकिन वो आपने जहन में रखना है. फर्स्ट राइट टैक्स ईयर. टैक्स ईयर 2005 दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st July 2004 to 30th June 2005. अब आप देखिए, ये 1st April 2004, this is not relevant to tax year 2005. वो तो 1st July 2004 से शुरू हो रहा है. तो ये अप टू 30th June 2004 जो भी पीरियड है वो आपने काउंट नहीं करना. इसमें यही आपका इम्तिहान था, यहीं पर आपकी एप्लीकेशन देखनी थी. अदरवाइज आगे आप देखें तो दैट्स वेरी सिंपल. अब आप देख लें जुलाई, हाउ मेनी डेज? 31. देन August
You write number of days, those are 31. Then September, वो दिया हुआ है 30 September. You add it up to 31, 31 and 30. That comes to 92. And you can respond now. Since the stay of Mr. X is less than 183 days during tax year 2005, so Mr. X is non-resident under Income Tax Ordinance 2001. Now we move on to another exercise. Mr. Tahir came to Pakistan on 1st March 2005 to attend a marriage ceremony. He had to return back to Singapore by 22nd March. However, due to sickness, he had to extend stay till 30th June 2005. यहाँ पर आपने वही करना है. Residential status of Mr. Tahir for tax year 2005. पहला काम वही, tax year 2005 accounting period 1st July 2004 to 30th June 2005. अब आप यहाँ पर देखिए रेलेवेंट टैक्स पीरियड में ये पीरियड आता है या नहीं आता. 1st March 2005 को वो यहाँ पर मिस्टर ताहिर आए, पर्पस जो भी हो, उन्होंने मैरिज अटेंड करनी थी. 22 मार्च को वापस चला जाना था जो उनका स्केड्यूल था, लेकिन वो स्केड्यूल चेंज हो गया एंड मिस्टर ताहिर स्टेड टिल 30 जून. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. तो आप इसको कीजिए. मार्च 31 days, April 30 days, May 31 days, June 30 days. Add these numbers. तो देख लीजिए, this is again less than 183 days. So you can rightly respond in the same way that Mr. Tahir is non-resident because his stay in Pakistan during tax year is less than 183 days, which is required by law. तो ये मिस्टर ताहिर भी नॉन रेजिडेंट. अगर स्टे ज्यादा होता 183 डेज से, 183 डेज और मोर, then he would have been resident individual. We continue with our exercises ताकि आपको ये बात जो है बिल्कुल भूले ना, और आप मजीद जो एक्सरसाइजेज आपके बुक में दी हुई हैं, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो नहीं होंगी, आपको जो प्रैक्टिकल बुक रेकमेंड की हुई है उसमें आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी. तो वहाँ से आप देखिएगा और इनको करने की कोशिश कीजिए. हाँ जी, यहाँ पर एक्सरसाइज 2 पार्ट ए. Mr. Aslam visited Pakistan on 15 July 2005 in connection with his business engagements and stayed till 20th August 2005. And he left for Japan on the same date, that is 20th August 2005. He again came back to Pakistan on 1st December 2005 and stayed here till 20th June 2006. ये आपने जो डिटर्मिनेशन करनी है, दिस इज फॉर टैक्स ईयर 2006. ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर असलम इज टू बी डिटर्मिन्ड फॉर टैक्स ईयर 2006. तो सबसे पहले टैक्स ईयर आप जरूर लिख लीजिए. अब आपको पता है कि टैक्स ईयर 2006 का अकाउंटिंग पीरियड क्या है, वो साथ में जरूर होना चाहिए आपके सामने. दैट इज 1st July 2005 to 30th June 2006. अब आप वर्किंग कीजिए नंबर ऑफ डेज की. 15 जुलाई 2005 को वो यहाँ पे आए पाकिस्तान में एंड स्टे टिल 20th August. तो जुलाई के कितने डेज हुए लिखिए. जुलाई
17 days, August 20 days, उसके बाद he again came, वो कब आए? On 1st December 2005 and stayed here till 20th June 2006. तो दिसंबर के नंबर ऑफ डेज 1st December को आ गए, that will be included, those will be 31 days. Then write January 31 days, February 28, March, April, May, नंबर ऑफ डेज तो आपको पता होगा, आप लिखते जाइए। जून के नंबर ऑफ डेज 20 आपको लिखने होंगे क्योंकि उनका स्टेज दैट वाज टिल 20th जून। ऐड दीज आप, इन नंबर को ऐड कीजिए। इफ योर टोटल इज 183 days or more, you will write Mr. Aslam is resident individual for tax year 2006 since his stay in Pakistan is more than 183 days. अगर 183 days हो फिर भी he will be the citizen, sorry, not citizen, resident individual. If his stay is less than 183 days, then you can rightly respond that he is non-resident. तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस की बात होती है, असल में जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगती है, लेकिन जब एप्लीकेशन के टाइम आता है उस वक्त हमें देखना होता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको हमने कैसे अप्लाई करना है। दैट इज़ द ओनली टेस्ट, दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट्स। आप टैक्स मैनेजमेंट उसी वक्त कर सकेंगे जब आप इन रूल्स को, रेगुलेशंस को, स्टैट्यूट्स को, लॉ को जानते हो, समझते हो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू कैन अप्लाई दोज इन रियल लाइफ सिचुएशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं जी। मिस्टर काशिफ, एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पोस्टेड एट बीजिंग, स्टेड इन लाहौर from 12th August 2004 to 5th September 2004 and left for Beijing on the same date, meaning thereby on 5th September 2004 he left for Beijing and stayed there till 28th June 2005. अब यहाँ पर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस इसका मालूम करना है, तो सबसे पहले यू विल हैव टू सी द टैक्स ईयर कौन सा है आपका। आप अगर ये टैक्स ईयर 2006 की बात है तो उसके लिए रेलेवेंट पीरियड क्या होगा, क्योंकि इससे पहले हम टैक्स ईयर 2006 की बात कर रहे थे इन ए, तो दैट विल बी 1 जुलाई 2005 टू 30 जून 2006। तो ये आप देखेंगे दिस इज नॉट रेलेवेंट टू दैट। यहाँ पर हम टैक्स ईयर 2005 में रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करने के लिए अब आप नंबर ऑफ डेज की तरफ जाएंगे या कुछ और देखें। रेजिडेंट इंडिविजुअल में दो चीजें थी, वो आपके ज़हन में रहनी चाहिए। यहां पर नंबर ऑफ डेज की बात नहीं, ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड ही हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड सिंस बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ ही विल रिमेन द रेजिडेंट इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टे इन पाकिस्तान। बाकी रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए तो जरूरी था कि 183 डेज का स्टे जरूर होना चाहिए, then you qualify to be resident individual 183 days or more. लेकिन for an employee or official of the federal or provincial government it is not necessary. If he is posted abroad he will remain the resident individual. तो यहाँ आप straight away your answer would be, since Mr. Kashif is the employee of the provincial government, the government of Punjab, since under law he is the resident individual. यहाँ आपने वर्किंग नहीं करनी, आपको रेलेवेंट टैक्स ईयर दिया जाएगा,
उसमें आपने देखना कि वेदर ही वाज पोस्टेड और नॉट पोस्टेड, रेलेवेंट टैक्स ईयर के हिसाब से यू विल कैलकुलेट दैट। तो मेरा ख्याल काफ़ी एक्सरसाइजेज आप कर चुके हैं, अब आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल का तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक और एक्सरसाइज देख लीजिए। मिस्टर मोहसिन stayed in Pakistan from 1st July 2004 to 15 June 2005 and he left for London on the same date. Same date वही है 15 June 2005. He came back to Pakistan on 2nd August and stayed in Pakistan till 1st January 2007. Determine his residential status for tax year 2006. अब ये आपको खुद करना चाहिए। तो देखिए, यू शुड नॉट टेक मच टाइम। आप कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? हैव यू टेकन द स्टार्ट? दैट्स गुड। तो सबसे पहले टैक्स ईयर 2006 अकाउंटिंग पीरियड लिखिए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट नो। लास्ट एक्सरसाइज में आपने टैक्स ईयर 2006 के बारे में किया था, दैट रिमेन्स द सेम। अब आप देखिए इस अकाउंटिंग पीरियड में व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, दैट इज यू हैव टू सी। अब पहली डेट है 1 जुलाई 2004 टू 15 जून 2005। ये जो पीरियड है 1 जुलाई 2004 टू 15 जून 2005, इट इज नॉट रेलेवेंट टू द टैक्स ईयर 2006। टैक्स ईयर 2006 जैसे कि आप लोगों ने लिखा हुआ है, एंड यू नो दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2005 टू 30 जून 2006। तो ये पहला जो पीरियड है इसको आप लिखना ना शुरू कर दीजिएगा कि 1 जुलाई 2004 और 15 जून 2005 आप काम शुरू कर दें। अब आगे जो है, ही केम बैक टू पाकिस्तान ऑन 2nd August एंड स्टेड इन पाकिस्तान टिल 1 जनवरी 2007। अब यहाँ पर एक और आपका टेस्ट हो रहा है। 30 जून 2006 के बाद भी पीरियड रेलेवेंट नहीं है, दैट वुड गो टू द टैक्स ईयर 2007। तो आपने जो यहाँ पर पीरियड लेना है दैट विल बी टिल 30 जून, तो वो 2 अगस्त को आ रहा है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। और 2 अगस्त से 1 जनवरी 2007, 2 अगस्त 2006 इससे मुराद 2 अगस्त 2006, दैट इज नॉट ऑल्सो रेलेवेंट, क्योंकि टैक्स ईयर 2006 आपके सामने है, दैट एंड्स ऑन 30 जून 2006। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जहन में रखना, इनको अप्लाई करना, यही काम है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जहां से इनको समझना मुश्किल हो जाता है उनसे आप गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। ये 4-5 जो लाइन है इनको याद करना, टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट, दैट इज नॉट द पर्पस। द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड दैट and all those concepts related to that, not only one definition, all the concepts related to that, उनको आप समझें and to apply those in the real life situation। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मिस्टर कलीम came to Pakistan on 2nd August 2005 and left the country for Frankfurt on 15 June 2006. Determine his residential status for tax year 2006। तो ये तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। I need not to repeat over and over again the tax year and the accounting period. Now it is up to you to do that. So tax year 2006 आप लिखिए accounting period, बाकी आप देख लीजिए stay और number of days और relevant period से उसका nexus क्या है, उससे ताल्लुक है भी या नहीं। 2 August 2005 को आया, that is relevant to the tax year 2006, and when he left on 15 June 2006, that's also relevant। तो आप अगस्त 2005 से 15 जून 2006 तक you calculated number of days, ये 183 से ज़्यादा ही होंगे। So you will write, since the stay of Mr. Kaleem in Pakistan is more than
83 days. So he is resident individual under the provisions of Income Tax Ordinance 2001. तो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए हमने प्रैक्टिकली देखा, डेफिनेशन तो आपको बता दी गई थी, तो दैट वुड बी वेरी क्लियर टू यू बाय नाउ। तो ये देखिए आज हमने जो देखने चीजें एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं, इसके साथ हमने देखने के रूल्स गवर्निंग रेजिडेंट इंडिविजुअल। कुछ रूल्स हैं, ये जो हमने एक्सरसाइजेस किए हैं इनके बैक पर कुछ रूल्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, 1 2 3 4, उन्हें आप देख लीजिए कि वो रूल्स हैं क्या। उसके बाद रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है कि उसका रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है। रेजिडेंट कंपनी वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, उसकी एक्सप्लेनेशन है कि विद द रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, दैट इज वेरी ब्रीफ एंड सिंपल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स लॉ के साथ साथ, इनकम टैक्स लॉ का मतलब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, there are certain rules formulated by the CBR under the delegated authority given by the legislature. ये delegated authority है, इसके तहत रूल्स CBR ने बनाए। अब इन रूल्स को those are called इनकम टैक्स रूल्स 2002। तो आप देखेंगे मुख्तलिफ जगह पे टू असिस्ट द मेन बॉडी ऑफ लॉ, जो स्टैट्यूट है, तो रूल्स आर रिक्वायर्ड और रूल्स वहां अप्लाई होते हैं। इसी तरह आपने देखा कि हमने रेजिडेंट इंडिविजुअल के बारे में एक्सरसाइजेस की, वहां पर ये रूल्स बताए बगैर वी हैव बीन अप्लाइंग दोस। उस स्टेज पर मैंने दानिस्ता तौर पर आपसे रूल्स डिस्कस नहीं किए कि आपके लिए कुछ ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, लेकिन इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल। Now we are studying the rules governing resident individual. ये rules ये कहां से आए हैं? These are from Income Tax Rules 2002. तो ये rules क्या हैं? ये आप देख लीजिए। ये rules in determination of the residential status of a resident individual, ये rules apply होंगे। Part of day shall be counted as a whole day. अब ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि एक शख्स आया, वो 1 घंटे के लिए पाकिस्तान में ठहरा, whether this will be counted or not. This will be counted full day or how it will be counted. आवर्स के हिसाब से तो काउंटिंग नहीं है हमारे। आपने देखा 183 डेज का जब आप हिसाब लगाते हैं, if stay is 183 days or more, one is resident otherwise not. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक दिन के फर्क से रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हो जाएगा और नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट हो जाएगा। इफ नंबर ऑफ डेज आर 182, one will be non resident. If it is 183, he will become resident. तो ये रूल्स बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है, उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी होता है। तो लॉ में ऐसी चीजें नहीं होती कि जिनके आंसर ना हो। ऑल सच डिफिकल्टीज क्वेश्चंस दोज आर आंसर्ड इन लॉ। तो ये एक तरीका है उस आंसर। पार्ट ऑफ डे शैल बी काउंटेड एज ए होल डे। अब जिस दिन अराइवल हुई उस दिन किसी का स्टे 1 आवर का है या 2 आवर का है या दैट इज 30 मिनट्स, दैट विल बी काउंटेड एज फुल डे। इसी तरह कुछ और डेज है विच विल बी काउंटेड as far as the number of days those are to be ascertained. Number of days का पता चलाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये बाकी दिन भी उसमें शामिल होंगे। Say there is a public holiday announced by the government. ये नहीं कि अपने तौर पर किसी अदारे ने छुट्टी कर दी, that is not the public holiday. Public holiday that will be counted 1, 2, as many holidays are there, those will be counted in this regard. इसी तरह a day of leave including sick leave, full day will be counted. A day that's individual activity stopped because of strike etc.
किसी ऐसी वजह से उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती जो कि दैट इज बियॉन्ड हिज पावर, कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई ऐसा कोई तूफान आ जाता है, दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ऐसे एक्ट्स जो हैं अगर कोई हो तो उस एक्टिविटी विच हैज बीन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ एनी इवेंचुअलिटीज, then that will be counted as full day. And a holiday spent in Pakistan, that will also be counted as full day. तो ये कुछ रूल्स हैं जिनकी ज़रूरत थी, ये रूल जो हैं ये फार्मूलेट कर दिए गए हैं और ये रूल्स जो हैं ये मदद करते हैं in ascertaining the residential status of the individuals. Students, resident association of persons की बात हुई थी, that we have already discussed. यहां पर आपको सिर्फ रिमाइंड करवाना है कि अंडर द लॉ फर्म HUF दीज आर प्लेस्ड अंडर द हेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. फर्म का आपको पता है दैट वाज डिफाइंड इन सेक्शन 20. HUF भी आपको याद होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको AOP समझा जाता है. जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है HUF में उसे एज वन यूनिट जो है तस्वुर किया जाता है. यूनिट की बजाय एंटिटी वुड बी द प्रॉपर वर्ड दैट कम्स अंडर एसोसिएशन ऑफ पर्सन. रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आपने क्या देखा कि वहां पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दैट इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान. यहाँ पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि वेदर दैट इज होली सिचुएटेड और पार्टली सिचुएटेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, दैट इज a resident association of person. रेजिडेंट AOP की बात हो रही. रेजिडेंट कंपनी में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, बट इन केस ऑफ द कंपनी ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मस्ट बी होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान. यहाँ पार्टली की बात नहीं. इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी आर होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान, दैट वुड बी रेजिडेंट कंपनी. यहाँ ये बात बताई जा रही है कि इसका इनकॉर्पोरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन से ताल्लुक नहीं है. इट मे बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, बट इफ ए कंपनीज मैटर्स आर बीइंग रन रादर दोज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन पाकिस्तान, दैट विल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स लॉ. टैक्स लॉ के नुक्ता नजर से उसको रेजिडेंट कंपनी समझा जाएगा, तस्वुर किया जाएगा, एंड दैट विल बी ट्रीटेड लाइक दैट. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आज हमने पढ़े. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से क्या मुराद? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द कंट्रोल विच इज very temporary one. It should be vital control, rather the control of the vital affairs of the company. So students, this control and management, if the vital affairs of the companies are controlled, that is the control and management. Let me explain it to you. What is meant this word vital? अगर कोई कंपनी है that has a subsidiary company, उस सब्सिडी कंपनीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD जिसे आप कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज इन पाकिस्तान. दैट कंपनी इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान. उसकी एक्टिविटी सब हो रही है, जबकि पेरेंट कंपनी दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान. तो इस सूरत में ऑल एक्टिविटीज, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड एवरीथिंग इज बीइंग controlled in Pakistan, and that's being managed. Top management, board of directors की meeting, finance के affairs, ये सब चीजें जो हैं, appropriation of profits, declaration of dividends, ये सब activities पाकिस्तान में हो रही हैं. This is the control and management of the company. अगर vital affairs company के, अब आप इसको बेहतर समझ सकेंगे, if the vital affairs of the companies are controlled and managed in Pakistan, that will be a resident company. फर्क सिर्फ ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दिस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट may be wholly
or maybe partly, that will remain a resident AOP. Whereas in case of a company, this control and management that should be wholly situated during a tax year, that will be a resident company. तो ये कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इससे एक कंपनी जो है दैट मे बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, but since control and management is in Pakistan, that would be termed, or that would be considered, that would be treated as a resident company for the purposes of the tax law. उस पर वही लॉज अप्लाई होंगे जो कि किसी भी रेजिडेंट कंपनी पे होते. सो स्टूडेंट्स, आज हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से rather about the residential status, and one very important aspect of the residential status वो हमने डिस्कस की. That was the resident individual. उसकी डेफिनेशन आपने देखी, उस डेफिनेशन की एप्लीकेशन आपने बड़ी डिटेल में देखी. What was the definition? वो आपको याद हो गई होगी, उसको आप याद रखिएगा. और सबसे जरूरी बात, उसको अप्लाई करने के लिए आपको ये डेफिनेशन दैट शुड बी हेल्प. इसको याद कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको याद करना, टू रिमेम्बर इट बाय हार्ट, दैट इज नॉट डिजायर्ड. बात ये कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड इट, और आपके लिए बड़ा आसान होना चाहिए टू अप्लाई ऑल दिस थिंग. इफ योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, then you will not have any difficulty to apply that. तो ये एक्सरसाइजेस हमने इस वजह से की कि आपको डेफिनेशन तो पता चल, उसमें 2 पॉइंट्स थे, those are very simple, I'm not going to repeat that. अब उनकी एप्लीकेशन में आपने देखा कि यहां पर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट. रेजिडेंशियल स्टेटस हैज ए नेक्सस विद द टैक्स ईयर. उसमें आपने देखा आपके पास मुख्तलिफ पीरियड्स आ जाते हैं, आपने डिसाइड करना होता है मुख्तलिफ, उसमें मुख्तलिफ सिचुएशन में आपने देखना होता है. तो वहां पर आप टैक्स ईयर से बाहर नहीं जा सकते. यू हैव टू रिमेन विद इन द एम्बिट ऑफ द टैक्स ईयर, एंड दैट वुड हेल्प यू टू डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस. या आपने रिटर्न फाइल करनी है, कुछ करना है, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो उसमें आपने देखा कि कुछ आपके पीरियड्स आ जाते हैं दैट इज बिफोर दैट टैक्स ईयर, कुछ ऐसे आते हैं दोज आर बियॉन्ड दैट टैक्स ईयर. उनकी एक प्रैक्टिस आपने की, एंड इट वाज ऑल वेरी क्लियर टू यू. तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात की. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द AOP एंड कंपनीज आर कंसर्न. सो वी विल continue with the residential status and taxation thereof. ये जो बातें हुई हैं ये आप अपने जहन में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिडेंशियल स्टेटस को कंटिन्यू रखेंगे और इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे. आप खुश रहिए, मेहनत करते रहिए. हैव ए नाइस टाइम. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.